Hi, dear friends. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss regarding regulating and charter acts. ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपके लिए पहला पार्ट अपलोड किया है। अगर अभी तक आप में से किसी ने वो सेशन अटेंड नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले उस पार्ट को भी ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें भी मैंने आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट्स एंड चार्टर एक्ट्स जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फिर से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग यूर इनकमिंग एग्जामिनेशंस। तो ये सारे एक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट्स में थ्रू क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडे सेशन। ये वो क्वेश्चंस है दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस सेशन। तो आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट्स। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज सेशन। which of the following was the who of the following was the first governor general of India। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया। तो आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपको याद रखना है। एंड वैरन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लेट अस मूव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सबसे पहले आपको याद रखना है इसी एक्ट के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डिजिग्नेट किया गया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बार बार पूछा गया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो हमने अभी देखा। तो ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स वर वेस्टेड इन हिम। इसको सारे मिलिट्री एंड सिविल पावर्स दिए गए। देन गवर्नमेंट ऑफ बम्बई एंड मद्रास वायर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। ये हमने याद रखना है। इसी एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ बम्बई एंड मद्रास के पास पावर्स थे, लेजिस्लेटिव पावर्स टू मेक लॉज, तो वो इसी एक्ट के तहत सिनेज किए गए। ये आपने याद रखना है। फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स कंसंट्रेटिंग पावर्स इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, जो आपने याद रखना है। नाउ द एक्ट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। तो इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि आप अपना ट्रेड बंद करो इन ईस्ट एशिया। दीज आर द पॉइंट्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर incoming examinations. Now let's move to our today's next question. Under which of the following acts East India Company has to wind up its trade activities in East Asia? I hope कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस इज द एक्ट by which East India Company was compelled to wind up its business in ईस्ट एशिया। तो ये आपने याद रखना है कि इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया और उसके सारे ट्रेड प्रिविलेजेस को स्नैच किया गया। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली स्टार्टेड टू रूल ओवर इंडिया। यहां पर हमसे पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली स्टार्ट किया इंडिया के ऊपर रूल करना। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चार्टर एक्ट ऑफ 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट किया ओवर इंडिया, जो आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1858 जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये एक्ट पास किया गया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो आपने याद रखना है। एंड दिस एक्ट abolished द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंड ट्रांसफर्ड ऑल द पावर्स टू ब्रिटिश क्राउन, जो हमने अभी देखा। एंड चेंज्ड द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो आपने याद रखना है कि इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका ये
टाइटल रिमूव करके उसको अब कहने लगे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। एंड द फर्स्ट पर्सन हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय, ये आपने याद रखना है, जो बार बार पूछा जाता है, दैट वाज द लॉर्ड कैनिंग, जो आपने याद रखना है, इसको पहला वाइस रॉय बनाया गया। आपसे ये भी पूछा जाता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यही सेम पर्सन है लास्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी का टाइटल फिर रखा गया वाइस रॉय इन इंडिया, जो आपने याद रखना है। नाउ एंडेड सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड इसी एक्ट के तहत जो ड्यूअल राज चल रहा था इंडिया में वो खत्म किया गया। अब ईस्ट अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट इंडिया पर राज करने लगा। एंड न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको हम कहने लगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये अपने याद रखना है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, तो किस एक्ट के तहत पहली बार मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस किया गया? तो आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्ट ऑफ 1909, ये आपने याद रखना है। जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मिंटो मोरले रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं, इसी एक्ट के तहत पहली बार मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, जो आपने याद रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। मोरले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो था वाइसराय, जो आपने याद रखना है। एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 टू 60 मेंबर्स, ये आपने याद रखना है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके मेंबर्स 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए इसी एक्ट के तहत। Members of council were allowed to ask supplementary questions and move resolutions on budget। तो इसी एक्ट के तहत जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनको ये पावर दिया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी फॉलो अप क्वेश्चंस। मान लो अगर किसी लेजिस्लेटिव मेंबर ने क्वेश्चन किया किसी मिनिस्टर से, उसके बाद वो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन अब इस एक्ट के तहत अगर कोई लेजिस्लेटिव मेंबर क्वेश्चन करेगा किसी मिनिस्टर से रिगार्डिंग एनी वर्क, तो फिर वो रिप्लाई वहां से देगा मिनिस्टर, और अगर ये चाहे तो ये दोबारा फिर मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकता है रिगार्डिंग द आंसर, जो वो आंसर वहां से देगा, तो उनको हम कहते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो ये आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कब से अलाउ किए गए, तो आपने याद रखना है। तो ये प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। एंड मेंबर्स वर एबल टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट, ये आपने याद रखना है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो इसी एक्ट में ये भी प्रोविजन था कि जो लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वो अब रख सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, जो आपने याद रखना है। सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो मुस्लिम्स थे अब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया जिसमें मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे मुस्लिम कैंडिडेट को, ये आपने याद रखना है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मोरले मेंटो रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में डायरकी और रूल बाय द टू, जिसको हम कहते हैं, किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोरले मेंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा, एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही ड्यूअल रूल इंट्रोड्यूस किया गया इन प्रोविंसेस में। नाउ लेट्स मूव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज कॉल्ड द ब्रिटिश, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश, यहाँ पर कॉल्ड बाय द ब्रिटिश, हियर इज एन मिस्टेक, मिसटाइपिंग हुई यहाँ पर, यहाँ बाय द ब्रिटिशर्स यहाँ पर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश एज
इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो दिए गए एक्ट्स में से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसको ब्रिटिशर्स कहते थे? ये है इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 और नन ऑफ दीज। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक ऐसा एक्ट है जिसको ब्रिटिशर्स ने कहा ये है इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मोंटागो चिल्मस फॉर्ड रिफॉर्म्स। ये आपने याद रखना है, इसको एक और नाम से जानते थे जो है मोंटागो चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स इसको कहते हैं। एंड मोंटागो वाज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चिल्मसफोर्ड वाज अ वाइसरॉय इन इंडिया, जो आपने याद रखना है। तो कॉल्ड बाय द ब्रिटिशर्स एज इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, जो हमने अभी डिस्कस किया थ्रू क्वेश्चन। एंड दिस एक्ट, इसी एक्ट के तहत जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो एडमिनिस्टर किए जाते थे बाय द गवर्नर विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो एडमिनिस्टर करता था गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपको याद रखना है कि इसी एक्ट के तहत सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। एंड दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, रूल बाय टू। इसी एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इन प्रोविंसेस में, जो आपने याद रखना है। सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, इसी एक्ट के तहत बजट्स को सेपरेट किया गया, प्रोविंसेस के लिए अलग बजट रखा गया एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए सेपरेट बजट किया गया। नाउ दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया, जो आपने याद रखना है। एंड इट क्रिएटेड ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, एंड इसी एक्ट के तहत ये प्रोविजन भी रखा गया कि अब हाई कमिश्नर बैठा करेगा लंदन में, जिसको फंक्शंस दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो बनाया गया था अंडर द एक्ट ऑफ 1858, उसी के कुछ फंक्शंस को ट्रांसफर करके अब हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को वो दिए गए, जो आपने याद रखना है। दिस एक्ट क्रिएटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए कि कुछ माइनॉरिटीज के लिए, जैसे सिक्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन रखा गया, एंड एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रखा गया इसी एक्ट के तहत। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं रिगार्डिंग दीज एक्ट्स, जो आपने याद रखना है। Now let's move to our next question. Which of the following acts provided for the establishment of bicameral legislature in India for the first time? किस एक्ट के तहत bicameral legislature क्रिएट किया गया इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पर दो हाउसेस क्रिएट किए गए जिनको हम आज कहते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा, एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही दो हाउसेस और बाइकैमरलिज्म और बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्रिएट किया गया इंडिया में, जो आपने याद रखना है, जहां पर दो हाउसेस क्रिएट किए गए, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आपने याद रखना है। नाउ our next question is, which of the following acts provided for the establishment of central bank in India? Most important question जो बार बार पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा, एंड आवर राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही ये प्रोविजन रखा गया कि अब सेंट्रल बैंक क्रिएट किया जाएगा जो कंट्री के लिए फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लुक ओवर करेगा, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बार बार पूछे जाते हैं।
इन योर एग्जामिनेशंस। फर्स्ट आपने याद रखना है कि इस एक्ट के तहत 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जो आपने याद रखना है कहाँ कहाँ। बंगाल, मुंबई, मद्रास, असम, यू बिहार एंड यूपी। यहाँ पर यूपी को हम कहते थे उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस, जो आपने याद रखना है। प्रोवाइडेड राइट टू वोट टू 10% पॉपुलेशन। इस एक्ट के तहत 10% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को वोटिंग राइट्स दिए गए, जो आपने याद रखना है। इट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए शेड्यूल कास्ट्स, लेबरर्स एंड वुमन को, जो आपने याद रखना है। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, जो हमने अभी देखा थ्रू क्वेश्चन के। इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन रखा गया कि अब सेंट्रल बैंक क्रिएट किया जाएगा, जिसको हम आज आरबीआई कहते हैं। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीन बॉडीज भी इसी एक्ट के तहत क्रिएट की गई, जो आपने याद रखना है। इट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट में ये प्रोविजन भी रखा गया था कि अब इंडिया में ऑल इंडिया फेडरेशन को क्रिएट किया जाएगा, जिसमें प्रोविंसेस को ये उनको विल पावर दिया गया कि अगर वो चाहे तो वो ऑल इंडिया फेडरेशन में आ सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो नहीं आ सकते। तो ये फिर ये प्रोविजन फेलियर रहा, क्योंकि प्रोविंसेस जो प्रोविंस जो प्रो, जो सॉरी जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे, वो उन्होंने इस फेडरेशन में आने से इनकार किया, जिसकी वजह से ये प्रोविजन फिर फेलियर रहा, जो अपने याद रखना है। एबोलिश डायरकी इन प्रोविंसेस बट अलाउड एट द सेंटर। इसी एक्ट के तहत प्रोविंसेस में क्या हुआ, वहां पर डायरकी को एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। फिर लेकिन ये जो डायरकी ये कहाँ पर रखी गई एज इंटैक्ट, सेंटर पर, जो अपने याद रखना है। इट डिवाइडेड पावर्स इनटू 3 लिस्ट्स। इस एक्ट के तहत पावर्स को डिवाइड किया गया इनटू 3 लिस्ट्स, जिसको हम कहते थे फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरंट लिस्ट, जो आपने याद रखना है। फेडरल लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती थी, एंड प्रोविंशियल लिस्ट पर पावर बनाने का हक था प्रोविंसेस को, एंड कंकरंट लिस्ट पर पावर रूल बनाने का हक दोनों को था, फेडरल गवर्नमेंट को भी एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी। ये आपने याद रखना है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। इसी एक्ट के तहत रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट की गई इन प्रोविंसेस में। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन दैट टाइम्स, तो ज्यूरिंग ब्रिटिशर्स, तो वहां पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम उसको कहते हैं कि अब जो गवर्नर था इन प्रोविंसेस में, तो उसको अब एक्ट करना था एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपने याद रखना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो अब मैं आपको लास्ट पर यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है और आपको यहाँ पर सीखने को कुछ मिलता है, देन यू हैव टू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड don't forget to press on a bell icon so that you never miss any important update। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। एंड प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करें और इन वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एंड काउंसिल एक्ट्स। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा इसी नोट पर। गुड बाय, टेक केयर।